नाज़रीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ़ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं। इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला है इसमें अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख जाया करना या किसी ऑर्गन को जाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज्यादती है और इस चीज को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाज़रीन 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती है, चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है। जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल आफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहां जहां कहीं नौजवानों का आना जाना है हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी जिलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहां लोगों की ड्यूटीज लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है इसकी तादाद फर्ज करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी।
اس کا فیوچر کے اندر کوئی پالیٹکس کے اندر اور ان چیزوں کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. لیکن یہ عمران خان رہائی فورس ہے, یہ اب بنانے جا رہے ہیں. اس میں جو ٹارگٹ میں نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ ٹارگٹ کتنا ہے, لیکن مجھے انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا تو وہ ٹارگٹ اتنا بڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ آرگنائز ہو گئے تو یہ پاکستان میں واقعی مصیبت ڈال دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو. کیونکہ دیکھیں نوجوان پاکستان کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن نوجوانوں کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ان کو یونیفائڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہو, جہاں سے ان کو پراپر گائیڈنس ملتی ہو, جہاں سے پراپر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. الگ الگ تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں, لیکن رہائی فورس کے اندر تمام تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک اکٹھی کوشش کی جائے گی. اب یہ ایک تنظیم ہے جس کو سہیل آفریدی بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو نا تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو ایک مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو اس مقابلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ اس بنیاد پہ کہ کراؤڈ میرے ساتھ ہے, آپ میدان میں اتر جائیں تو آپ کو مار پڑے گی نا. آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے, پہلے 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے, مخالف حریف کے مقابلے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کراؤڈ پہ بھروسہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کراؤڈ ہمارے ساتھ ہے, ہوم گراؤنڈ ہے, لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, ہم جیت جائیں گے. لیکن ان کی اس کھیل میں اترنے کی تیاری نہیں تھی. اب وہ تیاری کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اگر یہ فورس بن جاتی ہے اور لاکھوں نوجوانوں کی جیب میں کارڈ ہوتا ہے عمران خان کا اور وہ سارے نوجوان اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہوگا فیوچر میں کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی. اب روزانہ کی بنیاد پہ یہ اعلان کریں گے اور تمام تنظیمیں اس کا حصہ بنیں گی اور پھر حلف بھی لیا جائے گا. جو میرے پاس انفارمیشن ہے پشاور میں ایک حلف نامہ ہوگا پہلے بہت بڑا, پھر الگ الگ ضلعوں میں جا کر حلف لیں گے. جتنے نوجوان فرض کریں ایک ضلع میں جو ہے وہ 25,000 نوجوان ہیں, اس فورس کا حصہ ہے عمران خان رہائی فورس کا, تو وہ 25,000 نوجوانوں سے وہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے حلف لے لیں گے. پھر اگلے ضلع میں, پھر اگلے ضلع میں, اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو ممبرشپ ہے یہ خیبر پختونخوا سے نکل کر بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں پھیلے گی. اور یہ 1-1.5-2 ماہ کی بات ہے میکسیمم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے. مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا, جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے, اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ. تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا, اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی. اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں. اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں. میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے, انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں, اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے. اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ, اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے تے مہربانی کرو, میرے پہ رحم کرو, جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا. یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا, تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں, یا آصف علی زرداری یا نواز شریف. یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اس چیز میں ایک فرق ہے. مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا, بات کرنی پڑے گی, جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے. اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں, نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے, انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے. کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہوں کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں, بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے, وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد
इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़ इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है, ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की, पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं, सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं, कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को ये पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए, जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो, अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल्स के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया, तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी जराए को पता ही नहीं चला खत के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है, किनको? आर्मी चीफ को, ताकि मामला दुरुस्त किए जाए पाकिस्तान के। तो ये एक मुस्बत कदम है। अब अगर आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि मामला को ठीक करना है और जितने खराब हो गए आवाम के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है उसे खत्म करना है, तो इस मौके से फायदा उठाए। लेकिन अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये मौका रोज रोज आएगा भी नहीं। हुकूमत अपने हथकंडे बहुत तेजी से इस्तेमाल करती चली जा रही है। लाहौर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। डीसी ने इजाजतनामा नहीं दिया, अदालत में चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वहां पे अदालत में तलब कर दिया गया डीसी को। अब देखें वहां पे वो क्या जवाब देता है, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो मुझे लाहौर से एक मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उन्होंने वो मामला मुझे कुछ बताया है, घुमा फिरा के चीजें मेरे तक पहुंच गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रुकावट डाली जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी जब तक कि इनको यकीन नहीं हो जाता कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। अगर तो इस हुकूमत को इस बात का यकीन हो गया कि जलसा फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परमिशन देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश करें और एक जमहूरी किस्म का एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान में करने की कोशिश करें। देखिए जी, हमने तो परमिशन दी, लोग आए नहीं। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें फिर भी मौजूद रहेंगी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कि जनाब यहाँ पे आगे क्रिकेट मैचेस और ये वो सारी चीजें हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इससे बड़ा मसला हुकूमत को एक और दरपेश आ गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मर्जी कर ले, पुट्ठे लमक जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को ये दूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम ने जिद पकड़ ली है कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ खड़े, और वजह यह है कि इमरान खान खुद बहुत जोरदार तरीके से खड़े, इमरान खान साहब खुद पीछे हट नहीं रहे, नीचे झुक नहीं रहे, और उसकी वजह से अवाम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही। अब नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो एक नया रोला बन जाएगा। अब अगर खेल के मैदान में भी लोग अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते या नारा नहीं लगा सकते, तो फिर कहां पे क्या होगा इस मुल्क में। मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से, बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है,